सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो हमने ऑलरेडी आपको दिया था जो कि था एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1, 2 एंड 3। आपको पता है ये क्वेश्चन नंबर 2A एंड 3A, ये दो क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें आपके 4 और 3 मार्क्स यानी कुल मिला के 7 मार्क्स के वेटेज के हिसाब से आपको एक्टिविटी के क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे खाली बॉक्सेस होते हैं। उस खाली बॉक्सेस में आपको वैल्यूज को लिखना होता है, कैलकुलेट करना होता है। बहुत इजी चीजें होती है। तो ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर का वीडियो हमने बना दिया था, एक ही वीडियो था, वो जाके चेक कर लेना। और इसके पहले हमने हॉर्स के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, कई सारे और वीडियोस और लाइव हमने ले रखा है आपके लिए, तो जरूर जाके चेकआउट करते रहो। आज का वीडियो है अगेन चैप्टर 4, 5 और 6 के बारे में, यानी कि 3 चैप्टर जो आखिरी के होते हैं, इसके जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले। ठीक है, तो फटाफट से ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना। और एक छोटा सा लाइक का टारगेट है, ओनली 1000 लाइक। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का वीडियो है चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी और चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स। इसके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के एक्टिविटी के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के लाया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं। ये सारा चीज आप लोग देख लेना फटाफट से और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो रिपीट हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इसमें बहुत सारी जगह पे आपको बॉक्सेस नजर आएंगे, यानी कि आपको खाली बॉक्सेस थे, मैंने सॉल्व करके आंसर लिखे हुए। और मैंने ऑलरेडी सॉल्व इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैं आपका समय बचाना चाहता हूं। तो बस मैं इसको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके, जैसे आपने एक वीडियो मतलब एक क्वेश्चन देख लिया, वीडियो को पॉज किया, फिर आपने सॉल्व किया, फिर देखो आगे देखो, फिर पॉज करो, फिर सॉल्व करो। तो प्रैक्टिस ज्यादा करना। अगेन मैं आपको बोलता हूं, जो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो सेल्फ स्टडी पे फोकस करेगा, वो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स निकालेगा। ठीक है बच्चा, ओके। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसका फेस वैल्यू 100 रुपया है, शेयर पार पे है, हमको बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू कितना आएगा। हमने भले यहां पे 100 लिख दिया, सॉल्व किया इसके लिए, क्योंकि आपको पता है जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का रिलेशन क्या है, जब शेयर पार पे होता है तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पे फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपका फेस वैल्यू पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, शेयर प्रीमियम पे है 500 रुपए के, और आपका मार्केट वैल्यू दिया है। तो आपको पता है कि शेयर जब प्रीमियम पे होता है तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा होता है, और मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है तो प्रीमियम इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू करना पड़ता है। इन शॉर्ट, जो आपका मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू करोगे तो प्रीमियम आएगा। प्रीमियम का वैल्यू 500 दिया है, फेस वैल्यू पता नहीं है, मार्केट वैल्यू पता है, डालो कैलकुलेट करो तो आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा 75। तो मैंने यहां पे बॉक्स में 75 लिख दिया। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है कि फेस वैल्यू 10 है, शेयर पता नहीं किसने पे है, मार्केट वैल्यू दिया है। तो आपको अगर फेस वैल्यू 10 दिया है, मार्केट वैल्यू 5 है, तो यहां पे फेस वैल्यू बड़ा है, मार्केट वैल्यू छोटा है। तो कभी भी फेस वैल्यू बड़ा होता है, मार्केट वैल्यू छोटा होता है, तो शेयर डिस्काउंट पे होता है, यानी फेस वैल्यू बड़ा है ना, और डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे होता है, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। तो 10 - 5 = 5। तो आपका शेयर डिस्काउंट पे है कितने रुपए, 5 रुपीज के डिस्काउंट पे। नेक्स्ट है यहाँ पे फेस वैल्यू 200 दिया हुआ है, शेयर डिस्काउंट पे 50 रुपए के, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो शेयर फेस वैल्यू 200 रुपए का है, डिस्काउंट 50 रुपए दिया है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि शेयर डिस्काउंट पे है तो फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू एफवी माइनस एमवी, यानी फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू 200 है, डिस्काउंट 50 है, कैलकुलेट किया तो आपको मार्केट वैल्यू मिल गया 150 रुपया। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया बॉक्स में, 150 रुपया। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स कैटेगरी में कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ईजी होता है ये फाइनेंशियल प्लानिंग के चैप्टर में से। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जरूर से ध्यान देना, बहुत इजी है, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये जो मैं करा रहा हूं, या आपको एक्टिविटी में तो काम आएंगे ही, मतलब एक्टिविटी तो आपका हो ही जा रहा है, लेकिन साथ में अगर बाई चांस इसमें से कोई क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ लिया 2B में या फिर 3B में ना, तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। इतना बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। ओके चलो, तो क्या बोल रहा है कि नजमा जो है एक प्रोपराइटर है, यहाँ पे कलर चेंज करता हूं मैं आपके लिए। नजमा एक प्रोपराइटर है, ठीक है ना, जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड है। उन्होंने जीएसटी 12,500 पे किया ऑन परचेस एंड कलेक्टेड इतना 14,750 ऑन सेल। तो हमें बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि जब भी कोई चीज परचेस होती है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है इनपुट टैक्स, ठीक है। तो इनपुट टैक्स आईटीसी जिसको बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो कितना दिया है, 12,500 दिया हुआ है। और कोई चीज जब बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, कलेक्ट किया जाता है, वो होता है आपका आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स भी दे दिया है। और आपको अगर जीएसटी पेएबल निकालना है तो हमेशा याद रखना कितना जीएसटी पे करना है, वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट से निकलता है। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कर दोगे तो आ जाएगा। तो 14,750 माइनस 12,550 किया तो आपका आंसर आ गया 2,250। ये आपका जीएसटी पेएबल है। और इसी में अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा सीजीएसटी एसजीएसटी निकालो, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, तो जो आएगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू रहेगा। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्स। यहां पे ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो
कि फेस वैल्यू 50 दिया है, शेयर प्रीमियम पे बोल रहा है, मार्केट वैल्यू निकालना है। तो बहुत ईजी है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि फेस वैल्यू 50 है, प्रीमियम 11 पे है, मार्केट वैल्यू पता नहीं। तो शेयर प्रीमियम पे कब होता है? जब मार्केट वैल्यू बड़ा होता है। तो मार्केट वैल्यू जो होगा वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होगा। तो फेस वैल्यू आपको 50 दिया है, प्रीमियम 11 रुपए का है, तो 50 प्लस 11 61 आ जाएगा। तो ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, खाली बॉक्स था, हमने आंसर निकाल दिया। सेम 20 रुपया फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 16 रुपए है, तो फेस वैल्यू बड़ा है, कितना बड़ा है? 4 रुपए बड़ा है, तो डिस्काउंट आ गया 4 रुपए का। इसी प्रकार से करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार देख लो इसको। अगला क्वेश्चन देखोगे, फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, ये एग्जाम में आ सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क मैंने लिख दिया। पहला क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ शेयर 75 शेयर बाय किया, बी मतलब बाय, एस मतलब सेल। 75 शेयर बाय किया हुआ है, मार्केट वैल्यू है एक शेयर का 200 रुपया, टोटल वैल्यू कितना हो गया? 75 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 15,000 रुपए का टोटल वैल्यू हो गया। ब्रोकरेज 0.2% है, कैलकुलेट कर लो। ब्रोकरेज 0.2% मतलब 0.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15,000। 15,000 के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा ना, तो ये सारा चीज ना जगह पे कैलकुलेट होगा, बट कैलकुलेशन करने के लिए रफ वर्क आपको करना पड़ेगा। याद रखना, रफ वर्क उधर पे ही कर सकते हो, या तो आपका आंसर शीट का सबसे लास्ट वाला पेज है, वहां पे रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आपको 0.2% ब्रोकरेज निकालना है, मतलब 0.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय उसका टैक्सेबल वैल्यू 15,000। कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 30 रुपया, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 30 रुपया। ठीक है ना, ये सब आपने आंसर बना के लिखा है, मतलब सॉल्व करके लिखा हुआ है। फिर 18% जीएसटी लगेगा ब्रोकरेज के ऊपर, यानी जो 30 रुपया है, 30 रुपए के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी देना है। तो 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मतलब 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा। कैलकुलेट किया तो 5.4 रुपीज आया, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 5.4 रुपीज। ठीक है, और फिर लास्ट कॉलम है कि टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया कि जब आपने 75 शेयर बाय किया तो 15,000 तो आपने दिया ही होगा, लेकिन साथ में ये 30 रुपया भी दिया होगा और ये जीएसटी का 5.5 रुपया भी दिया होगा। तो 15,035 रुपया 4 पैसा, 15,035.4 यानी कि 1535 रुपया, सॉरी 15,035 रुपया 40 पैसा, ये आपने कैलकुलेट किया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्टार मार्क करा रहा हूं। फिर 100 शेयर उसने बेचा, सेल किया, एक शेयर का प्राइस है 45 रुपया, तो टोटल वैल्यू कितना मिलेगा? 45,000 मिलेगा, लेकिन उसमें भी तो टैक्सेस लगेंगे। तो 45,000 45 के हिसाब से 100 शेयर मतलब 4500 हो गया। फिर 0.2% टैक्स देना है, मतलब ब्रोकरेज देना है। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4500 करोगे तो आपको ब्रोकरेज मिल गया 9 रुपया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 9 रुपीज, यहाँ पे 9 रुपीज लिख दिया। उसके अलावा 18% ब्रोकरेज के ऊपर भी टैक्स लगेगा, तो 18% ऑफ 9, तो 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो वो आ गया 1.62 रुपीज, मतलब 1.62 रुपीज ब्रोकरेज के ऊपर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। फिर आपका निकलेगा टोटल वैल्यू, बेचने के बाद कितना मिला। तो बेचने के बाद 45,000 मिलता, 4500 मिलता, 4,500 मिलता, लेकिन 4,500 जो है डायरेक्ट नहीं मिलेगा। 4,500 में से 9 रुपया कटेगा किसका? ब्रोकरेज का, और 18% जीएसटी कटेगा 1.62 रुपीज। तो आपको क्या करना है? 4,500 माइनस 9 माइनस 162 करोगे तो आपका फाइनल आंसर आया 4,489.38। मतलब शेयर तो बिका कितने का? 4,500 रुपए का शेयर बिका, लेकिन बदले में आपको कितना मिला? सिर्फ 4,489.38 रुपीज ही मिला। समझ में आया? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछते हैं, यूनिक क्वेश्चन है, जरूर से प्रैक्टिस करना। एक और क्वेश्चन है, देखो, पुष्पा माला ने 24,000 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, कितना शेयर परचेस किया? 20 रुपए के प्रीमियम 4 रुपए पे। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो याद रखना फेस वैल्यू 20 रुपया दिया था, शेयर प्रीमियम पे है 4 रुपए, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यानी 20 प्लस 4 24 रुपया आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 24 रुपया हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ डिवाइड बाय द मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 24,000 का हुआ है, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू 24 रुपया, 24,000 डिवाइड बाय 24 यानी 1000, तो आपका आंसर कितना आ गया? 1,000 रुपीज आ गया। क्लियर? तो 1,000 रुपीज आपका आंसर है। क्लियर है? कमेंट में जरूर से टाइप करो, अगर क्लियर हो गया होगा जरूर से कमेंट कर सकते हो आप बेहतरीन तरीके से, है कि नहीं बच्चा? तो प्लीज शेयर मारते रहो। ओके, नेक्स्ट अगर यहां पे ध्यान दोगे, टैक्स इनवॉइस वाले क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं लेकिन आते हैं, तो जरूर से देखना, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकेंगे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बनते हैं, आपके लिए स्टार मार्क करा के दे रहा हूं। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन आया था, टैक्स इनवॉइस का एक सैंपल है। ठीक है ना, फूड जंक्शन, खेड़, शिवपुर, पुणे, ये आपको दिया हुआ है। इसमें ये फूड आइटम दिया है, तो एक कॉफी लिया, आपका बिल आता है ना, बिल, आपने बिल देखा है, कोई भी चीज खाते हो तो उसका बिल आता है, कोई रेस्टोरेंट में खा रहे हो, होटल में खा रहे हो, ठीक है ना, कहीं ढाबा में खा रहे हो, तो ऐसा बिल आता है, समझ लो वो बिल है। तो एक कॉफी लिया, 20 रुपया उसका रेट है, तो उसका टैक्सेबल अमाउंट 20 रुपया रहेगा, लेकिन उसके ऊपर सीजीएसटी लगता है, 2.5% दिया है, तो 2.5 के हिसाब से 0.50 रुपीज देना पड़ा एक्स्ट्रा, और एसजीएसटी भी 2.5% है, तो उसके हिसाब से कितना देना पड़ेगा? तो सेम वही चीज, जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, तो यहां पे भी आपने लिख दिया 0.5, ये आपको पूछा था, खाली जगह था यहाँ पे, तो आपने लिख दिया 0.5। समझा?
सेम मसाला चाय एक लिया, 10 रुपया प्राइस है, टैक्सेबल अमाउंट 10 रुपया रहेगा। आपका सीजीएसटी का वैल्यू दे दिया है उन्होंने 0.25, तो हमें पूछा है कितना परसेंट है। जहां पे जगह खाली था, ये जगह यहां पे खाली है, तो यहां पे हम लोग को निकालना है कितना परसेंट है। तो सबसे पहले यहां पे सीजीएसटी वाले कॉलम में देखोगे तो डायरेक्ट लिखा है 2.5%, तो ऑटोमेटिकली यहां पे भी 2.5% आ ही जाएगा। कैलकुलेट करके भी बता सकते हो, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेट करके भी बता सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन का मार्क्स नहीं मिलेगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में कैलकुलेशन का मार्क्स नहीं मिलता, जो एक्टिविटी है, जो खाली जगह है, उसी में फिलअप करना होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5% दिया है ना एसजीएसटी, तो एसजीएसटी का जितना होता है उतना ही सीजीएसटी का होता है, तो ये 2.5, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 0.25 लिखा है तो वहां पे भी 0.25 ही रहेगा। देखो कैलकुलेट करके भी मैंने बताया है, वैसे मैंने कैलकुलेट करके भी बताया आपको समझाने के लिए, लेकिन डायरेक्ट भी आप दिमाग लगा कर सकते हो, ठीक है। तीसरा चीज मसाला चाय हो गया। नेक्स्ट है मसाला डोसा, 2 मसाला डोसा लिया, कितने का, 60 रुपीज का, ठीक है। तो 2 मसाला डोसा का एक का प्राइस 60 रुपया है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, 120 रुपया, क्योंकि 2 लिया ना, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2, 120 रुपया उसका टैक्सेबल अमाउंट है। तो सीजीएसटी का 2.5% लग रहा है, 2.5% के हिसाब से कितना आएगा कैलकुलेट कर लो, और नहीं कैलकुलेट करना है तो सीजीएसटी वाले कॉलम में ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है 3 रुपया, तो यहां पे आएगा 3 रुपया, सीधा लिख दिया। ये 2.5 है, 2.5 लिखा, इसको पूरे को प्लस कर दो तो इतना आ रहा है 3.75 रुपया टोटल। इसको कैलकुलेट करोगे, प्लस कर लोगे सारे वैल्यू को, 157.50, यानी जो बिल बना होगा, जो टोटल बिल बना, आपने खाया कितने रुपए का, 20, 10, 30 और ये 150 रुपए का खाना खाया। सिर्फ आपने कितने का खाना खाया, सिर्फ 150 रुपए का खाना खाया, लेकिन टोटल बिल कितने का आया, 157.50, यानी 7 रुपया 50 पैसे, 7.5 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि वो टैक्स है, वो आपका जीएसटी है। समझ में आया। तो इस तरीके से ही सारे सिस्टम काम करते हैं, आपके जो भी सिस्टम है ना, क्या बोलते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या फिर जो भी चीजें हैं, वो इस प्रकार से काम करते हैं। समझ में आ गया, तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पे समझा दिया मैंने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, मतलब इससे सिंपल क्या ही हो सकता है कि नहीं। तो क्या क्वेश्चन है कि एक कार्ड जो ड्रॉन हो रहा है रैंडमली, वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड है, ठीक है ना, कंप्लीट द एक्टिविटी करके बोल रहा है। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है ना, हमें बोल रहा है कि कार्ड जो होगा वो ब्लैक कलर का कार्ड होगा। तो आपको पता ही है पूरे कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से आधे रेड कलर के होते हैं, आधे ब्लैक कलर के होते हैं। रेड कलर वाले या तो ईटा होता है, ईटा मतलब ये ऐसा होता है ना रेड कलर का, ठीक है ना, ये डायमंड बोलते हैं इसको, ये रेड कलर का कार्ड होता है, या तो फिर दिल होता है, दिल, हार्ट जिसको बोलते हैं। तो ये 13 और 13 यानी 26 कार्ड ऐसे होते हैं। तो टोटल कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 आ गया। लेकिन ए इवेंट हम मान लेंगे कि जो भी कार्ड होगा वो ब्लैक कार्ड होगा। तो जो 2 रेड है तो 26, तो 2 ब्लैक होंगे, वो भी 26 होंगे। एक चिड़ी होती है और एक होता है उल्टा पान, ठीक है ना, ब्लैक कलर का, तो वो कितने होंगे, 13 क्लब्स होंगे, जिसको क्लब बोलते हैं। ये वाले को क्लब बोलते हैं और ये वाले को स्पेड बोलते हैं। तो 13 क्लब और 13 स्पेड होंगे, कुल मिला के नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 26। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए 26 है, एस 52 है, डिवाइड कर लो, आगे आंसर 1/2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार से भी आ सकता है। अब देखो अगेन, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये एक्टिविटी बेस में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कि अगर ये एक्टिविटी में ना पूछे, डायरेक्टली भी पूछ सकता है ना आपको सॉल्व करने के लिए 2B में या फिर 3B में। तो ये इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि रिकॉर्डेड वीडियोस जो बच्चा देख रहा है ना, वो 2-2, 3-3 तरीके से पढ़ रहा है, अच्छी तरीके से दिमाग लगा के, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ध्यान दो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब इससे सिंपल क्या ही बताऊं, ध्यान देना। देखो ये क्वेश्चन को एक बार रीड करो, आपको समझ में आएगा क्या बताने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन क्या है, इफ वन डाई इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। इवेंट ये क्या बोल रहा है, अपर फेस पे प्राइम नंबर आ रहा है। तो पहली बार एक डाई को जब रोल करेंगे तो नंबर क्या आएगा, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, यानी नंबर ऑफ एस जो होगा वो 6 होगा। लेकिन ए जो होगा वो एक इवेंट है जिसमें सिर्फ अपर फेस पे प्राइम नंबर आ रहा है। तो प्राइम नंबर क्या होगा इसमें से, 2 3 और 5। प्राइम नंबर मतलब जो खुद के टेबल में आता है। तो 2 3 और 5 प्राइम नंबर इसमें से लिख दिया। कितने हैं, नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए आपका आ गया 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 3/6, 1/2 इज द आंसर, आ गया। अब बताओ यार, इससे सिंपल क्या हो सकता है, समझ रहे हो बात को, इससे सिंपल कोई चीज हो सकती है क्या, बताओ, कमेंट करो, आप लोग खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे ध्यान देना है, यहां पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है, 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, सैंपल स्पेस लिखना है, और इवेंट ए जो है एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए और इवेंट बी टू गेट नो हेड। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं कि अगर 2 कॉइन उड़ेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आएगा, लिख दिया। हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, टेल टेल लिख दिया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 आ गया।
अब इवेंट ए जो है मेरा वो बोलता है कि एक हेड तो आना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड आएगा चलेगा मिनिमम, लेकिन उससे ज्यादा आएगा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, एक हेड कम से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आप हेड हेड ले सकते हो, हेड टेल ले सकते हो, टेल हेड ले सकते हो, मतलब तीनों में एक एक हेड तो कम से कम है। तो आपने लिख दिया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3। अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। इसका 3 है, एस 4 है, तो 3/4 इसका आंसर आ गया। वैसे जो बी वाला इवेंट है, इवेंट बी जो है, उसमें बोलता है कोई हेड नहीं आना चाहिए। तो कोई हेड किसमें नहीं है? टेल वाले में, तो टेल लिख दिया। इसका सैंपल नंबर ऑफ बी हो जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगा नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 1/4। ये आप देख सकते हो कितना इजी तरीके से आया। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकता है आपको, 2 मार्क्स की कैटेगरी में, 3 मार्क्स की कैटेगरी में, ठीक है ना। एक्टिविटी में भी आ सकता है, एक्टिविटी में बॉक्स बना के देते हैं वो लोग, और कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, बस बॉक्स बना के दे दिया, आधा चीज सॉल्व है, आधा चीज आपको करना है। लेकिन डायरेक्टली भी दे सकता है, पूरा सॉल्व करने के लिए भी दे सकता है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कार्ड ड्रॉन हो रहा है वेल शफल ऑफ 52 कार्ड में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इवेंट ए है कि जो कार्ड होगा वो रेड कलर का होगा। तो पहली बात तो एस सैंपल स्पेस मान लेंगे, पूरे 52 कार्ड होंगे, तो कार्ड जो होंगे 52 कार्ड होंगे, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 हो गए। अब ए मेरा इवेंट है कि कार्ड जो हो रहा है वो रेड कार्ड हो रहा है। रेड कार्ड मैंने बताया था, एक डायमंड होता है 13 और 13 होता है आपका हार्ट। तो 13 + 13, 13 डायमंड 13 हार्ट, कुल मिला के 26 हो गया, 26 हो गया। तो नंबर ऑफ ए मेरा 26 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस मेरा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए मेरा 26 है, नंबर ऑफ एस 52 है, टोटल कार्ड 52 है ना, तो 26 डिवाइड बाय 52 यानी 1/2 इज द आंसर। खत्म, कितना इजी है, देखो खुद देखो यहां पे आप कि हम लोग इतना जबरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि बस आपको ये पॉज करना है। समझ में आ गया स्टेप? पॉज करो अभी और नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करो, रफली प्रैक्टिस करो, लेकिन करो। तो जब आप खुद अपने हाथों से हर एक एग्जांपल में, इतने एग्जांपल्स करा चुका हूं पिछले 1.5 दिन के अंदर, कि आप पूरा बुक छान मारोगे तो इतने इतने एग्जांपल्स हमने सॉल्व कराए। और यही खासियत है हमारे चैनल की, जो कंटिन्यूअस मेहनत करता है, ठीक है। पिछले 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के एग्जांपल देखो, जैसे रोड सेफ्टी कमेटी आया था कि 2 बॉयज B1 B2, 2 गर्ल्स G1 G2, इसका कंप्लीट करने आया था। पिछले साल भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन आए थे। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज रहेंगे तो B1 B2 रहेंगे, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स रहेंगे तो G1 G2 रहेंगे। लेकिन अगर कमिटी बना रहे जिसमें एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल होनी चाहिए, तो कैसे बनेगा? पहला बॉय पहली गर्ल B1 G1, फिर पहला बॉय दूसरी गर्ल B1 G2, फिर दूसरा बॉय पहली गर्ल और दूसरा बॉय दूसरी गर्ल, तो B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, ये हो गया। अब ये सारा उठा के सैंपल स्पेस में डाल दो, मतलब ये B1 B2 G1 G2 और ये पूरा, तो B1 B2 G1 G2 आ गया, और ये पूरा B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। लिख दिया सैंपल स्पेस, खत्म। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। कोई बिलीव करेगा क्या यार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते? कोई बिलीव करेगा क्या? इतना सिंपल क्वेश्चन है। मुझे आप लोग ही खुद कमेंट करके बताओ कि सर ऐसे एग्जांपल आएंगे तो आप कर नहीं पाओगे क्या? बताओ मुझे। समझ रहे हो? तो आप देख सकते हो यार, वाकई में इतना इजी है कि क्या ही बताऊं। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक कार्ड है, ड्रॉ हो रहा है रैंडमली 52 कार्ड में से। 52 कार्ड होते हैं, आपको पता ही है। हमें निकालना है कि वो जो होगा वो एस होगा। एस मतलब समझता है इक्का, ठीक है, इवेंट ए का। और दूसरा जो होगा वो स्पेड होगा। स्पेड मतलब ये वाला, ये शेप दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर का रहता है, इसको बोलते हैं स्पेड, ठीक है ना। देखा है ना, पत्ते खेले हो कि नहीं? बचपन में खेलते होंगे ना यार, वही चीज है। तो पहली बात तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एस मेरा 52 कार्ड है तो 52 हो गया। इवेंट ए जो होगा वो एक एस होगा। तो कितने इक्के होते हैं? एक पूरे पैकेट के अंदर 4 इक्के होते हैं। तो लिख दिया नंबर ऑफ ए 4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आ जाएगा नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 4/52 यानी 1/13 इसका आंसर आ गया इवेंट ए का। इवेंट बी मेरा क्या बोल रहा है कि वो स्पेड होना चाहिए। टोटल स्पेड कितने होते हैं? कितने होते हैं मैंने आपको बताया था, 13 स्पेड, 13 हार्ट, 13 डायमंड और 13 अपना क्लब, सब 13 होते हैं। तो स्पेड कितने होते हैं? 13। तो नंबर ऑफ बी 13 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 13 डिवाइड बाय 52, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52 यानी 1/4 इसका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कि क्या ही लेवल है यार, इतना इजी लेवल है, क्योंकि मेरे को पढ़ाते टाइम भी कितना मजा आ रहा है। देख पा रहे हो आप लोग? बहुत इजी यार, इससे सिंपल क्या ही बताओ। नेक्स्ट एग्जांपल आता है कि एक बॉक्स है। देखो ये बहुत यूनिक एग्जांपल है और इस साल बहुत तगड़ा चांसेस है इसका आने का। इस साल के लिए ये क्वेश्चन IMP मार्क कर लो, ठीक है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? देखो कि एक बॉक्स है जिसमें 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, 6 कॉफी चॉकलेट है और 2 पेपरमिंट चॉकलेट है।
और 1 चॉकलेट जो है इसको बॉक्स में से रैंडमली हाथ डाल के निकाल रहे हैं हम लोग। हमें बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगा। इवेंट ए है कि वो कॉफी आएगा, इवेंट बी जो है वो पेपरमिंट आएगा। तो सबसे पहले टोटल चॉकलेट कितने हैं भाई, 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफी और 2 पेपरमिंट, यानी 5 + 6 + 2, यानी कुल मिला के नंबर ऑफ एस जो आएगा आपका 13 आ जाएगा। टोटल 13 चॉकलेट है, ठीक है ना, कि 5 स्ट्रॉबेरी है, 6 कॉफी है और 2 पेपरमिंट है, तो आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 13 आ गया। अब इवेंट ए मेरा क्या बोलता है, इवेंट ए बोलता है कि वो कॉफी होना चाहिए। तो कॉफी वाले चॉकलेट कितने हैं, 6, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय एस, तो नंबर ऑफ ए 6 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस 13 है, तो 6/13 ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, 6/13, खत्म। दूसरा क्वेश्चन इवेंट बी क्या बोल रहा था कि वो पेपरमिंट होना चाहिए। तो पेपरमिंट कितने हैं, 2 ही है, यानी नंबर ऑफ बी मेरा 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस होगा, यानी 2/13। कैंसिल होगा, नहीं होगा, 2/13 डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कि क्या लेवल है यार, इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार, इससे सिंपल क्या ही है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, छठे चैप्टर की तरफ चलेंगे फटाफट से। देखो आ जाता है आपका स्टैटिस्टिक्स। ये एक ऐसा चैप्टर है कि मैं क्या ही बताऊं। अब यहां पे अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्वेश्चन पूछा है इसमें, ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया हुआ है और आपको बोलेगा कंप्लीट द टेबल। तो सबसे पहले आपको ये पॉलीगॉन दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहां पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये 17.5 है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है, ये 17.5 है। तो ये 0 से शुरू हो रहा है, यहां से 17.5, यहां से 18.5। और एक चीज, इसके जो कोऑर्डिनेट्स यहां पे जो मेंशन किए वो क्या होता है मैं आपको बता दूं अगेन, ये होता है आपका क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क है फिर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहां पे मैं मिटा दूं अगर आपको, अगर आप देखोगे कि पहला क्लास है 18 से 19 का क्लास, दिख रहा है 18 से 19 का क्लास है, उसका क्लास मार्क क्या होगा। तो आपको पता है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो 18 + 19, 18 + 19 डिवाइड बाय 2 कर लो तो ये हो जाएगा 37/2, जो कि हो जाएगा 18.5। तो हमने निकाल लिया आंसर 18.5, बट वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी दिया है 4, उसका फ्रीक्वेंसी जो है 4 दिया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यानी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो है 18.5, 4। समझ में आ रहा है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये आपका 18.5 पे है और ये 4 पे है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स है 18.5, 4। इसका कितना होगा 17.5 और 0, ये 18.5, 4। इसका कितना होगा, ये कितने पे है देखो 19.5 पे है और कॉमा कितने पे है 13 पे है, देखो 12 के आगे 13 पे। तो इससे आपको पता चलेगा। तो ये वैसे ही आपको करना है, जैसे क्लास 19 से 20 दिया है तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा 20 + 19, 39/2 करोगे तो 19.5 आ गया, तो आपने लिख दिया बॉक्स में 19.5। फ्रीक्वेंसी 13 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो है 13 दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स 19.5, 13 लिख दिया। फिर ये 20 से 21 क्लास मार्क है, इसका क्लास मार्क कैलकुलेट करके दिया हुआ है 20.5 आ जाएगा, दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो। इसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 15, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी, यानी 20.5, 15 लिख दिया। सेम वही क्वेश्चन करना है। आप देखो ये वाला देखो 22 को से लेके 23 तक का क्लास मार्क है, मतलब ये है आपका क्लास दिया हुआ है, दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा 45 का आधा कर दो 22.5, तो मेरा आंसर क्या आ गया इसमें 22.5। फ्रीक्वेंसी 17 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 22.5, 17 लिख दिया। क्या होता है क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी, याद रखना। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे ना, आराम से सॉल्व करोगे भैया, बहुत इजी होता है, क्या ही बताओ, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़ जाओ। देखो ये क्वेश्चन देखो, इतना बेहतरीन मेहनत किया है ना आपके लिए, देखो कितना सारा चीज लिख कर लाया हूं पहले से। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द एक्टिविटी। अगर आपको बोलेगा टू फाइंड द मीडियन, तो पहली बात तो मीडियन कैसे बनता है, क्लास होता है, फ्रीक्वेंसी होता है और होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे हमने लेस देन अपर लिमिट का लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्लास दिया हुआ है, जो कि स्टूडेंट का मार्क्स था 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी होता है, FI होता है, उसका वैल्यू भी आपको दिया रहेगा, देखिए 4, 20, 30, 46। अब इन सबको प्लस कर दो, जिसको हम लोग बोलते हैं n, तो कितना आ जाएगा 24, 54, 94 और 600। तो आपका ये टोटल वैल्यू आ गया 100, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना होता है मैं अगेन बता दूं, सबसे पहले आप लोग जब n निकालोगे, 100 आया तो उसको n/2 कर लेना, तो उसका आ गया 50। तो आपका ये क्या आ गया 50 आ गया। तो जब n/2 आपका 50 आया तो आपको ये जो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट का देखना है ना, तो इसमें ऐसा नंबर देखना है जो 50 से छोटा हो। तो यहां पे 54 है, 50 से छोटा कौन सा, यही नंबर है, मतलब इस वाले कॉलम में। अब इस वाला कॉलम को लिखना भी कैसे है वो भी फिर से बता देता हूं।
हाँ, ये वाला कॉलम कैसे लिखना है, इसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पहला वाला सेम टू सेम रहता है 4, दूसरा वाला 4 + 20 24 आ जाता है, ठीक है, आ गया। उसके बाद 24 + 30 54, 54 + 40 94, 94 + 6 100। तो ये टोटल n का वैल्यू और लास्ट का इसका वैल्यू, ये दोनों सेम आना चाहिए, तो समझ जाना कि सही जा रहे हो। अब मैंने क्या बोला कि n/2 मैंने 50 निकाला, n/2 निकाला 50 आया, तो 50 से छोटा कौन सा, ये वाला, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और जस्ट उसके बाद वाला जो कॉलम है वो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा और ये आपका मीडियन क्लास रहेगा। मीडियन निकाल रहे हो ना, तो ये आपका मीडियन क्लास है जिसमें 40 to 60 है। तो 40 to 60 है मतलब ये 40 जो है आपका L है, यानी लोअर लिमिट है, और 60 आपका अपर लिमिट है, और H निकल जाएगा 60 - 40 करके, जो कि आ गया 20। अब ये सारा वैल्यू उठाओ और फॉर्मूले डालो। तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय H, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें L का वैल्यू 40 है, डाल दिया, n/2 का वैल्यू ऑलरेडी निकाला है 50, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है 24 अपॉन फ्रीक्वेंसी निकाला है 30 मल्टीप्लाई बाय H का वैल्यू 20 है, निकाल के रखा है। ये सारा वैल्यू डालना है, कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ गया 57.33। तो इस तरीके से मीडियन निकाला जाता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है ना मीडियन, है कि नहीं बच्चा, ठीक है। तो जरूर से ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है। ये देखो, ये आया मीन निकालने के लिए, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो मीन निकालने का क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है, यहां पे आपको दिया हुआ है 0 से 2000, 2000 से 4000, 4000 से 6000, 6000 to 8000। क्लास मार्क कैसे निकलता है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, यानी 2000 + 0 यानी 2000 डिवाइड बाय 2 यानी 1000 आ गया। 4 + 2 6000 डिवाइड बाय 2 यानी 3000, ये आ जाएगा। 6 + 4 10,000 डिवाइड बाय 2 यानी 5000 आ गया। 8 + 6 14,000 डिवाइड बाय 2 ये आ गया 7000। तो इस तरीके से क्लास मार्क यानी XI का कॉलम बना लेना है। उसका अगला कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी यानी FI का कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिया रहेगा 15 35 50 20 ऐसे करके टोटल भी निकाल लेना। समीशन ऑफ FI यानी n का वैल्यू आ गया 120, समीशन ऑफ FI मीन में FI लिखने का, तो समीशन ऑफ FI, समीशन मतलब टोटल वैल्यू ऑफ FI इज 120, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम होता है लास्ट कॉलम मीन में FI मल्टीप्लाई बाय XI, यानी ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 15000, 35 मल्टीप्लाई बाय 3000 इज 1,05,000, फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 5000 इज 25000, 20 मल्टीप्लाई बाय 7000 इज 14000, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। 40 भी नहीं, 1,40,000। इन सबको प्लस कर दोगे, समीशन ऑफ FI XI निकल जाएगा, जो कि आ रहा है 2,85,000। फिर मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय FI। तो समीशन ऑफ FI XI 2,85,000 है, डिवाइड कर दो FI को, समीशन ऑफ FI को 120, 0 कट हो गया, 28500 डिवाइड बाय 12, आपका आंसर आ रहा है 2375। तो इस तरीके से भी एक्टिविटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स को जो प्रैक्टिस करेगा ना, वो तो एक्टिविटी में तो कर ही लेगा, लेकिन साथ में वो डायरेक्टली भी अगर पूछता है सॉल्व करने के लिए, तो भी वो आराम से कर पाएगा, इतना तो गारंटी है कि नहीं बच्चा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फिर से मीन निकालने के लिए पूछा है। अभी अगेन ये आपको वीकली चीज दिया हुआ है 1000 2000 2000 3 3 to 4 4 to 5। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, मतलब 2000 + 1000 3000 हो गया, 3000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1500 आ गया, लिख दिया यहाँ पे। वैसे ये 2000 है और ये 3000 है, तो 2000 + 3000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2500 आ जाएगा। फिर 4 + 3 7000 डिवाइड बाय 2 आ गया 3500। 5 + 4 9000 होता है, 9000 डिवाइड बाय 2 करोगे 4500 आ गया। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा हुआ है, इसमें समीशन ऑफ FI निकाल लो, समीशन ऑफ FI XI निकाल लो, जो जो खाली बॉक्सेस था इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया FI XI। फिर फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ FI XI, समीशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय FI। तो FI XI आपका 4,60,000 है, डिवाइड बाय 150 कर लोगे तो आंसर आ गया 3066.66। तो इस तरीके से मीन निकालने डायरेक्ट मीन मेथड से आ सकता है, ठीक है, समझा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडियन के लिए, ठीक है ना। ये भी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे पहले क्लास नंबर लिखा हमने, 50 से 100, 100 से 150, 152 ये लिख दिया। FI आपको दिया हुआ है तो n निकाल दिया, 250 आया। फिर 33 सेम रहेगा, 33 + 30 63, 63 + 90 153 + 80 233 + 70 250 आ गया। फिर आपको चेक करना है n/2 का वैल्यू, तो n कितना है, पूरा प्लस करके n निकाला 250 आया, 250 डिवाइड बाय 2 करो तो 125 आया। क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन द अपर लिमिट करना है ना, तो 125 से छोटा, ये तो 153 है, तो 125 से छोटा यही दिख रहा है, तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया। उसके जस्ट अगला वाला आपका ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी, उसी के कॉलम में रो में आपको दिख जाएगा आपका मीडियन क्लास। तो ये आपका मीडियन क्लास है 150 से 200, 150 आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। 150 यानी आपका कहां गया, L का वैल्यू आ गया 150, दोनों को माइनस करोगे तो 200 - 150 यानी 50 आ गया आपका। ये H का वैल्यू देखो, H का वैल्यू 50 आ गया।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 63 निकाला हमने और फ्रीक्वेंसी निकाला 90। सारे ये फॉर्मूले में डालेंगे, मीडियन के फॉर्मूले में कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया 184.44। आप देख सकते हो कितना इजी, आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जांपल सॉल्व होते हैं। तो चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आप लोग का मीन निकालने वाला मेथड, लेकिन ये है आपका कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड। दिख रहा है आप लोग को? तो हमने मान लिया कि ये पूरा जो मीन है ना, इसमें अज्यूम मीन जो है वो आपका 1250 है, लेकिन सबसे पहले क्लास लिखना होता है, उसके बाद क्लास मार्क लिखना होता है। क्लास मार्क में आपको एक मीन को एज्यूम करना होता है, तो हमने 1250 को एज्यूम कर लिया, मीन है। फिर एक फॉर्मूला होता है di इज इक्वल टू xi माइनस ए, तो ये आपका xi है ना, xi मतलब क्लास मार्क 1000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 करके। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं ये तो मैं 36 बार बता चुका हूं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके ये कॉलम आपने बनाया। ठीक है, फिर xi माइनस 1250 करना है, मतलब xi माइनस ए करना है। तो ये आपका 500 है, तो 500 माइनस 1250 करोगे तो माइनस 750 आएगा। ठीक है, फिर 1250 माइनस 1250 करके 0 आएगा। फिर 1750 माइनस ए कौन है 1250, तो ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 1250। ये कॉलम कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक लिखता है ui, तो ui जो होता है वो di अपॉन g होता है, और g आपका जो होता है दैट इज ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होता है वो हमें लिखना होता है। तो हम यहां पे जो g लेंगे वो क्या लेंगे, दैट इज माइनस 750 जो होता है। ठीक है ना, मतलब di का वैल्यू क्या है माइनस 750 डिवाइड बाय g का वैल्यू दैट इज 250। ठीक है ना, यहां पे हम लोग 250 लेंगे g का वैल्यू, करेक्ट। तो डायरेक्ट डिवाइड किया तो 3 आ गया यहां पे। उसी प्रकार di का वैल्यू 0 है, तो 0 डिवाइड बाय 250 इज 0, 500 डिवाइड बाय 250 इज 2, 1250 डिवाइड बाय 250 इज 5। फिर फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा वो डाल देना है, समीशन ऑफ fi आ जाएगा, और फिर लास्ट में fi ui करके कॉलम बन जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस यू बार जी। ए का वैल्यू एज्यूम मीन लिया हुआ है, यू बार आपने अभी निकाल दिया ये पूरा। ठीक है ना, यू बार निकालने का फॉर्मूला ये वाला, तो इससे पहले यू बार निकाल दोगे, fi ui लेना है, डिवाइड बाय fi कर लेना है। तो यू बार अलग से मिल जाएगा जो कि आ गया 0.56। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 250 और फिर लास्ट में फॉर्मूले में डाल देना, आ जाएगा आंसर, खत्म। तो देख लो, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, बस और कुछ नहीं। ऑलरेडी अगर आपको मीन मीडियन मोड किसी में दिक्कत है ना, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि हमने एक वीडियो बनाया है, एक नहीं बल्कि कई बनाए हैं। इस चैप्टर के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, वन शॉट वाले। आपको सर्च करना है स्टैटिस्टिक्स वन शॉट बाय JR ट्यूटोरियल्स, बस इतना सर्च करो, 10th मैथ्स 1 स्टैटिस्टिक्स वन शॉट बाय JR ट्यूटोरियल्स, इतना सर्च करोगे तो आपको हमारे ऐसे वीडियो देखने मिलेंगे जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं। और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स से डर लगता है तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही था। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने लास्ट के 3 चैप्टर 4, 5, 6 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया। और ये जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे ना, ये सारे डायरेक्टली भी एक्टिविटी में पूछे जा सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन 2B 3B में भी पूछे जा सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप लोग का प्रैक्टिस ही हमने करवाया। तो बस जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, हर टाइप के एग्जांपल्स को देखो, वीडियो को पॉज करो और उसको सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, फिर पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो। तो सॉल्व करो यानी सेल्फ इसको प्रैक्टिस करो, जितना अच्छा जो प्रैक्टिस करके जाएगा उतने अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, हम भी आपके लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी, तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।